Hello students, once again welcome back to the YouTube channel. Students, today was the class 12 computer science examination and today we are here in this video to discuss the paper. किस तरह से क्वेश्चंस आए एंड आपका एग्जाम कैसा गया आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। 3 सेक्शन थे हमारे पेपर में, ए बी एंड सी। फर्स्ट सेक्शन में 7 क्वेश्चंस, बी सेक्शन में 3 क्वेश्चंस एंड सी सेक्शन में 3 क्वेश्चंस, रिस्पेक्टिवली 2, 3 एंड 4 मार्क्स ईच। सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सबसे पहले हमारे पास है स्टैक इज ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर which follows a particular order in which the operations are performed। स्टैक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो एक पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो करता है जिसमें ऑपरेशंस को परफॉर्म किया जाता है। सो व्हाट इज द ऑर्डर इन विच द ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड इन स्टैक। आपको ये बताना है कि स्टैक में जो ऑपरेशंस जो भी परफॉर्म होते हैं वो किस ऑर्डर में होते हैं। तो हमें पता है कि स्टैक के अंदर जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं दे आर परफॉर्म्ड इन द ऑर्डर LIFO, दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो भी एलिमेंट लास्ट इंसर्ट किया जाएगा सबसे पहले वही बाहर निकाला जाएगा, ठीक है। दैट इज अ LIFO ऑर्डर। Second was name the list method or function available in Python which is used to remove the last element from the list implemented stack। स्टैक को क्योंकि हमने लिस्ट की फॉर्म में इम्प्लीमेंट किया था तो लिस्ट का कौन सा मेथड या फंक्शन लास्ट एलिमेंट को रिमूव करने के लिए यूज होता है। सो दैट इज स्टूडेंट्स पॉप मेथड। किसी भी लिस्ट में से लास्ट मेथड को रिमूव करना हो तो हम पॉप मेथड का यूज करते हैं जिसमें हम आर्ग्यूमेंट को स्पेसिफाई नहीं करते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद बोला गया था ऑल्सो राइट एन एग्जाम्पल यूजिंग द पाइथन स्टेटमेंट्स फॉर रिमूविंग द लास्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। एक एग्जाम्पल लिखना था तो आप इस तरह से कोई भी एक लिस्ट का नेम ले सकते थे। जैसे मैंने यहाँ पे स्टैक ले लिया, आप एल ले लो, ए ले लो, बी ले लो, उसमें कुछ एलिमेंट्स डाल दो और नेक्स्ट लाइन में लिख दो नेम ऑफ द लिस्ट जो भी आपने लिया है डॉट पॉप, ठीक है। बिकॉज पॉप फंक्शन इज यूज टू रिमूव द टॉप मोस्ट एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक और लास्ट एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट, ठीक है। इस तरह से आपको एग्जाम्पल देना था। ये आंसर आपका था 2 मार्क्स का, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। 2 पार्ट्स हैं ऑफ 2 मार्क्स। एक्सपैंड द फॉलोइंग VoIP PPP कंप्यूटर नेटवर्क से क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। सो यहाँ से अगर हम क्वेश्चन को देखें तो इसकी जो फुल फॉर्म है दैट इज VoIP स्टैंड्स फॉर वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल एंड PPP स्टैंड्स फॉर पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है स्टूडेंट्स क्वेश्चन। Ria wants to transfer the pictures from her mobile phone to her laptop. She uses Bluetooth technology to connect the two devices. Which type of network, PAN, LAN, MAN और WAN will be formed in this case? रिया को अपने मोबाइल फ़ोन से लैपटॉप में पिक्चर्स को ट्रांसफ़र करना है और ये करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए दोनों डिवाइसेस को वो ब्लूटूथ का यूज़ कर रही है। तो ब्लूटूथ कौन से नेटवर्क में आता है? तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि ब्लूटूथ जनरली एक रूम के अंदर ही कवर कर पाता है। सबसे छोटा नेटवर्क हो गया दैट इज पैन, दैट इज पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। बिल्डिंग में ऑर्गेनाइजेशन में हो तो लैन होता है, सिटी में हो तो मैन होता है और कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स को जो स्पैन करे वो वैन होता है। ब्लूटूथ की बात कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स एक रूम में ही या छोटे एरिया में कनेक्शन कर सकता है, तो दैट वे द आंसर विल बी पैन। ओके, सो दिस इज आवर आंसर, पर्सनल एरिया नेटवर्क। Now we come to question number 3. Question number 3 says differentiate between the terms attribute and domain in context of the relational data model. Attribute और domain में क्या difference होता है वो हमें बताना है। तो students attribute क्या होता है? एक जो टेबल होती है, जैसे ये मेरे पास टेबल है, तो जो टेबल का कॉलम होता है वो एट्रीब्यूट होता है। जैसे कि इस टेबल में 2 कॉलम्स हैं, एक का नाम एट्रीब्यूट है, एक का नाम डोमेन है। तो जो भी टेबल का कॉलम होता है वो मेरा एट्रीब्यूट होता है और वो किसी एक पर्टिकुलर एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है, मतलब कोई ना कोई उसके अंदर हेडिंग होती है एक तरह से। बट डोमेन क्या होती है? इट रिप्रेजेंट्स द पूल ऑफ वैल्यूज फ्रॉम विच डेटा कैन बी एंटर्ड इन अ टेबल। बहुत सारी वैल्यूज जिसमें से कुछ डेटा को निकाल के मैं टेबल के किसी कॉलम में एंटर कर सकूं वो मेरा डोमेन होता है। जैसे मेरे पास कुछ नंबर्स हैं 60, 75, 80, 1 to 100 तक मेरे पास नंबर्स हैं, पूल ऑफ वैल्यूज हैं, डोमेन है। उसमें से मैं कोई भी नंबर उठा के और मार्क्स नाम के कॉलम में अगर डाल रही हूँ, ठीक है, तो वो जो पूल ऑफ वैल्यूज मेरे पास है दैट विल बी कॉल्ड एज डोमेन एंड इट इज अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज विच कैन बी असाइन टू एन एट्रीब्यूट। इनके जो वैल्यूज का कलेक्शन होता है वो हम किसी भी टेबल के कॉलम को प्रोवाइड कर सकते हैं। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एट्रीब्यूट एंड डोमेन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं।
कंसीडर द फॉलोइंग टेबल एसक्यूएल टेबल मेंबर इन द एसक्यूएल डेटाबेस क्लब। ये टेबल है मेंबर, इसके अंदर 3 फील्ड्स हैं, MID, नेम एंड एक्टिविटी। Assume that the required library for establishing the connection between the Python and MySQL is already imported in the given Python code। अच्छा, ये जो आपका क्वेश्चन है वो Python और MySQL की कनेक्टिविटी का है। तो ये कह रहा है कि जो मॉड्यूल रिक्वायर्ड है इंपोर्ट कराने के लिए, इनकी कनेक्टिविटी के लिए, एज्यूम करिए कि वो ऑलरेडी इंपोर्ट किया हुआ है। ऑल्सो एज्यूम दैट DB इज द नेम ऑफ द डेटाबेस। डेटाबेस का नाम DB है, ये हमने एज्यूम करना है। और टेबल का नाम हमारा मेंबर है और डेटाबेस का नाम हमारा है, हमारा जो मेंबर टेबल है वो क्लब नाम के टेबल डेटाबेस के अंदर स्टोर्ड है। ठीक है, क्लब नाम के डेटाबेस में हमारी जो टेबल है मेंबर दैट इज स्टोर्ड, और DB जो है वो हमारी कनेक्शन के लिए हमारा डेटाबेस है। अब हमें आउटपुट बताना है, माई कर इज इक्वल टू DB डॉट कर्सर, देन माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट यूज क्लब, यानी कि हमने इस डेटाबेस को यूज़ किया, क्लब नाम के डेटाबेस को। इसके अंदर कौन सा टेबल है, मेंबर नाम का टेबल है। क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए एग्जीक्यूट फंक्शन का यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो हमने डेटाबेस को यूज़ कर लिया, फिर हमने कहा माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मेंबर वेयर एक्टिविटी इज इक्वल टू जिम। इस टेबल में से देखिए जहाँ एक्टिविटी जिम है उनकी सारी डिटेल्स चाहिए। तो जिम हमारे पास इस रो में है, इस रो में है और इस रो में है, 3 रोज में है। इसके बाद इसने नेक्स्ट कहा r इज इक्वल टू माई कर डॉट फेच वन फंक्शन लगा दिया। इसका मतलब एक रिकॉर्ड रीड कर लिया। कौन सा रिकॉर्ड, जहाँ पे एक्टिविटी जिम है। तो मेरा कौन सा रिकॉर्ड रीड हो गया इस केस में, दिस रिकॉर्ड हैज़ बीन रेड। ये रिकॉर्ड मेरा रीड हो चुका है, लेकिन देखो इसमें प्रिंट स्टेटमेंट नहीं है। इसको रीड तो किया लेकिन इसको प्रिंट नहीं कराया। फिर इसने कहा फॉर i इन रेंज 2, रेंज फंक्शन के अंदर द नंबर गिवन इज 2, तो i की वैल्यू कौन कौन सी चलेंगे, 0 और 1। तो जब i की वैल्यू 0 है तब इसने दोबारा से कहा r इज इक्वल टू माई कर डॉट फेच 1। ठीक है, अब फेच 1 फंक्शन क्या करता है, एक रिकॉर्ड को फेच करता है। तो फेच 1 में इस टाइम पे वो कौन से रिकॉर्ड को फेच करेगा, एक को तो वो ऑलरेडी फेच कर चुका है। दोबारा जब फेच 1 फंक्शन लगाओगे तो वो नेक्स्ट उस रिकॉर्ड को फेच करेगा जिसमें एक्टिविटी जिम है, यानी कि इस वाले रिकॉर्ड को। ठीक है, इसको फेच किया। इसको फेच करने के बाद क्या लिखा हुआ है, प्रिंट r ऑफ 0 r ऑफ 1। तो फेच 1 और ये जो हमारे फंक्शंस होते हैं फेच मैनी फेच ऑल, ये हमें डेटा टपल की फॉर्म में देते हैं। तो r के अंदर तो टपल की फॉर्म में जाएगा पूरा का पूरा रिकॉर्ड, लेकिन यहाँ पे r ऑफ 0 एंड r ऑफ 1 है हमारे पास, और सेपरेटर हमें यहाँ पे दिया हुआ है हैश। सेपरेटर हमें क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, हैश दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास है r ऑफ 0। तो r के अंदर अभी हमारे पास कौन सा डेटा गया, ये सेकंड वाली जो रो है ये गई है। ठीक है, अब इस केस में स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो इसकी 0th पोजीशन, इस पूरे की अगर पोजीशन को देखें तो 0 पोजीशन पे ये है और 1 पोजीशन पे आपका नेम है। तो फर्स्ट केस में हमारा क्या आउटपुट होगा, M1002 और प्रतीक। ठीक है, और हमें इसके अंदर क्या लेना है, सेपरेटर देना है हैश, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मेंबर वेयर एक्टिविटी इज इक्वल टू जिम। तो R0 और R1 देना है। 0 और 1 पे हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, उसका मेंबर आईडी है M1002 प्रतीक और सेपरेटर इनका है हैश। तो अगर हम इसका आउटपुट देखें तो फर्स्ट लाइन में वी विल गेट दिस आउटपुट, एंड सेकेंड लाइन में हमारे पास क्या आउटपुट आएगा, i की वैल्यू 0 के लिए रन कर चुके हैं, उसके बाद i की वैल्यू बिकम्स 1, दोबारा से लूप चलेगा, अगेन द फंक्शन इज माई कर्सर डॉट फेच 1। ठीक है, यानी कि नेक्स्ट रिकॉर्ड फेच होगा जिसमें एक्टिविटी हमारी जिम है। सो दिस इज माई नेक्स्ट रिकॉर्ड वेयर माई एक्टिविटी इज जिम। और यहाँ पे अगेन मेरे पास क्या है, 0 एंड 1, 0 एंड 1 है हमारे पास। तो जब हम इसमें लेंगे दिस वन 0 एंड 1 पोजीशन, तो इसकी 0 पोजीशन पे आई हैव M1004 और 1 पोजीशन पे आई हैव राकेश, और सेपरेटर हैश दिया हुआ है। तो इस केस में मेरा जो आउटपुट आएगा वो नेक्स्ट लाइन में दैट इज M1004 और हैश और उसका नेम आ जाएगा दैट इज राकेश। Here it will come M1004। ठीक है, सो दिस इज द आंसर ऑफ द 4th क्वेश्चन। थोड़ा सा ये ट्रिकी था, अगर आप इसको ध्यान से देखते तो आप इसके आंसर को इजीली कर पाते। ठीक है,
ऑफ कोर्स कुछ बच्चों ने इसको अच्छे से किया भी होगा। एक्चुअली थोड़ा सा पॉइंट इसमें क्या आ रहा है कि फेच वन फंक्शन ऑलरेडी यहाँ यूज हो चुका है, तो ऐसा भी हो सकता है कई बार हम उसको ध्यान से नहीं देखते हैं या ध्यान नहीं जाता है, तो हम क्या करते हैं फर्स्ट वाले रिकॉर्ड को ही लिख देते हैं। ठीक है, सो हो सकता है कुछ बच्चों के वो एरर्स हों, लेकिन अगर आपने ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा है तो आपका ठीक भी होगा क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। राइट द आउटपुट ऑफ द एसक्यूएल क्वेरीज ए टू डी बेस्ड ऑन द टेबल वैक्सीनेशन डेटा। एसक्यूएल क्वेरीज दे रखी हैं, टेबल दे रखा है वैक्सीनेशन डेटा, इसके अकॉर्डिंग आउटपुट देना है। कह रहा है सेलेक्ट नेम कॉमा एज फ्रॉम वैक्सीनेशन डेटा वेयर डोज 2 इज नॉट नल एंड एज इज ग्रेटर देन 40। हमें क्या लेना है इस केस में, नेम और एज चाहिए, नेम और एज चाहिए, और इस केस में क्या देखना है कि जो डोज 2 है वो नल नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारी डोज 2 है इधर, दिस इज आवर डोज 2। ठीक है, ये नल ना हो तो ये वाली तो 2 एंट्रीज हम नहीं ले नहीं सकते, जहाँ नल नहीं है वो हमारी ये 3 एंट्रीज हैं, और इसमें भी कंडीशन ये देखनी है कि एज जो है वो ग्रेटर देन 40 हो। तो ग्रेटर देन 40 में हमारे पास 2 एज हैं, 55 एंड 43। हमें क्या क्या चाहिए, उनका नेम और एज, तो नेम और एज हेडिंग हो जाएगी, हरजोत 55, श्रीकांत 43। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ माई 5th क्वेश्चन ए पार्ट, दैट इज हरजोत 55, श्रीकांत 43, हेडिंग विल बी नेम एंड एज। ठीक है, बात करते हैं बी पार्ट की। सेलेक्ट सिटी कॉमा काउंट स्टार फ्रॉम वैक्सीनेशन डेटा ग्रुप बाय सिटी। दो चीजें चाहिए, सिटी और काउंट स्टार, यानी कि सिटी नाम के कॉलम में जो भी सिटी रिपीट हो रही है वो काउंट करनी है। हमारे पास कौन कौन सी है, दिल्ली 2 बार है, मुंबई भी हमारे पास 2 बार है, और कोलकाता हमारे पास क्या है, 1 बार है। तो इस केस में दिल्ली जो है दैट विल बी 2 टाइम्स, मुंबई विल बी 2 टाइम्स, कोलकाता विल बी 1 टाइम। हमें क्या लिखना है यहाँ पे, सिटी और काउंट स्टार, सिटी और उसका काउंट लिखना है। तो इस तरह से हम लिखेंगे, हेडिंग दे दी सिटी और काउंट स्टार, दिल्ली 2, मुंबई 2, कोलकाता 1। ठीक है, दिस इज द आंसर ऑफ बी पार्ट। अब आते हैं सी पार्ट पे। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम वैक्सीनेशन डेटा। डिस्टिंक्ट सिटी का मतलब जो भी सिटी एक से ज्यादा बार रिपीट हो रही है उसको हमने सिर्फ क्या करना है, एक ही बार लेना है। ठीक है, तो अभी हमने देखा था दिल्ली और मुंबई 2 टाइम्स आ रहे थे, और हमारी जो कोलकाता थी वो 1 बार आ रही है, तो इट मीन सबको हमने एक एक बार ले लेना है। तो कैसे लिखेंगे, हेडिंग विल बी डिस्टिंक्ट सिटी, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। दिस इज द आंसर ऑफ द सी पार्ट, वेरी इजी। एसक्यूएल वाले क्वेश्चन हम बहुत इजीली कर सकते हैं। नाउ वी कम टू डी पार्ट। डी पार्ट सेज सेलेक्ट मैक्सिमम डोज 1 एंड मिनिमम डोज 2 फ्रॉम वैक्सीनेशन डेटा। डोज 1 में से मैक्सिमम डेट चूज करनी है और डोज 2 में से मिनिमम डेट चूज करनी है। तो डोज 1 में 4 एंट्रीज 2021 की हैं और 1 एंट्री 2022 की है, तो मैक्सिमम वैल्यू ये वाली हो गई आपकी 2022 1 1। और डोज 2 में से मिनिमम वैल्यू चूज करनी है, तो ये 2022 की है, ये नहीं ले सकते। 2 2021 की है, इनमें से मिनिमम वैल्यू कौन सी है जिसमें मंथ 7 है, तो ये वाली हो गई 2021 7 20। ठीक है, तो ये हमारी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हो गई, दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 5th इज कंप्लीट। नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। राइट द आउटपुट ऑफ द एसक्यूएल क्वेरीज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग 2 टेबल्स, डॉक्टर एंड पेशेंट। एसक्यूएल क्वेरीज के अगेन आंसर लिखने हैं, आउटपुट लिखने हैं। 2 टेबल दी हुई हैं, डॉक्टर एंड पेशेंट। ठीक है, अब देखिए इसमें है डी नंबर, फील्ड्स के नाम देखिए, डी नंबर, डी नेम और फीस। और इसमें हमारे पास है टेबल का नाम है पेशेंट, दैट इज पी नंबर, पी नेम, एडमिशन डेट एंड डी नंबर। तो डी नंबर एक ऐसा कॉलम है जो दोनों में सिमिलर है, उसमें वो प्राइमरी की है, इसमें वो फॉरेन की है। सेलेक्ट डी नेम कॉमा पी नेम फ्रॉम डॉक्टर, नेचुरल ज्वाइन, पेशेंट। अब स्टूडेंट्स नेचुरल ज्वाइन हमने टॉपिक किया था, ऑल इसका क्वेश्चन बहुत कम आता है लेकिन एग्जाम में आया हुआ है, तो थोड़ा सा कुछ बच्चों के लिए ट्रिकी हो सकता है। डी नेम और पी नेम चाहिए फ्रॉम द टेबल डॉक्टर कॉमा पेशेंट, क्योंकि डी नेम हमारा कहाँ है, डॉक्टर के टेबल में, और पी नेम हमारा कहाँ है, पेशेंट के टेबल में। तो यहाँ पे दोनों टेबल के नेम लिखे हुए हैं, डॉक्टर और पेशेंट, और इसमें बीच में लगा हुआ है नेचुरल ज्वाइन। तो नेचुरल ज्वाइन क्या करता है, ज्वाइन का काम होता है दोनों टेबल में से रोज को कंबाइन कराना, और नेचुरल ज्वाइन क्या करता है, वो इक्वालिटी को ऑटोमेटिकली चेक कर लेता है। इक्वी ज्वाइन में तो नाम से पता लग जाता है, लेकिन नेचुरल ज्वाइन में इक्वालिटी को चेक करता है और फिर उन्हें ज्वाइन कर देता है। तो किस बेसिस पे इक्वालिटी को चेक करेगा, डी नंबर जो एक ऐसी फील्ड है दोनों में कॉमन है, उस बेसिस पे चेक करेगा। तो क्या क्या चाहिए इसको, डी नेम और पी नेम।
यहाँ पे देखिए डी नेम है D1। अब चेक करेंगे क्या ये D1 नेम हमारी नेक्स्ट टेबल में है। हाँ, ये हमारे पास है। तो इसका डी नेम क्या है, इसके डॉक्टर का क्या नेम है, डॉक्टर नेम इज अमिताभ एंड पेशेंट का नेम है हमारे पास नूर। तो एक तो हमारे पास हो गया अमिताभ एंड नूर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, चेक कर लेते हैं D1 नाम से कोई और एंटिटी तो नहीं है, एक और है हमारे पास। तो वहां पे डॉक्टर का नेम तो अमिताभ ही रहेगा और पेशेंट का नेम हरमीत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारे पास जो डी नंबर है दैट इज D2। चेक कर लेते हैं क्या हमारे पास D2 नाम से एंट्री है हमारी पेशेंट नाम की टेबल में। तो वी आर हैविंग द एंट्री एज D2। उनके जो डॉक्टर हैं वो कौन है, द नेम ऑफ द डॉक्टर इज अनिकेत। ठीक है, अनिकेत एंड द नेम ऑफ द पेशेंट इज एनी। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। इसके बाद यहाँ पे नल है और D1 हम कर चुके हैं। और यहाँ पे कौन सी है, D3। यहाँ D3 और D4 ये हैं, लेकिन जो हमारी पेशेंट नाम की टेबल है इसमें D3 और D4 नाम से कोड कोई नहीं है, डॉक्टर का नंबर नहीं है। तो इस केस में हम उन रिकॉर्ड्स को नहीं ले सकते। तो हमारे आउटपुट में D1 की 2 वैल्यूज आ जाएंगी और D2 आ जाएगा। तो कैसे होगा हमारा आउटपुट, अमिताभ विद द पेशेंट नूर, देन अमिताभ, देन द पेशेंट नेम, उनके साथ हरमीत एक और आ गए, क्योंकि एक कॉमन पेशेंट के 2 बार D1 उसमें जो डी नंबर है उसमें मेंशन्ड है। फिर उसके बाद अनिकेत एंड डॉक्टर नेम एंड पेशेंट का नाम है एनी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आउटपुट आएगा 6th क्वेश्चन के ए पार्ट पे। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं बी पार्ट पे। सिलेक्ट पी नेम, एडमिशन डेट और फीस। क्या क्या चीजें चाहिए, पी नेम, एडमिशन डेट और फीस। तो सबसे पहले हमने हेडिंग में लिख दिया नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर में, पी नेम, एडमिशन डेट और फीस। कौन कौन सी चाहिए, फ्रॉम पेशेंट P डॉक्टर D। पी नेम और एडमिशन डेट तो हमारे यही वाले टेबल में है, दैट इज पेशेंट टेबल। और जो फीस है वो डॉक्टर की टेबल में है, क्योंकि वो डॉक्टर की फीस है। फ्रॉम पेशेंट P डॉक्टर D, P और D डॉक्टर जो और पेशेंट नाम के जो टेबल है उनके अलाइस नेम बना दिए। वेयर D डॉट D नंबर इज इक्वल टू P डॉट D नंबर, दोनों के डॉक्टर नंबर मैच होंगे एंड फीस इज ग्रेटर देन 1000। ठीक है, अब मैच करिए, ऊपर भी हमने मैच किया था। D1 2 बार मैच हुए थे, D2 एक बार हुआ था, D3 और D4 इसमें है नहीं, ना ही नल वैल्यूज है। ठीक है, तो D1 2 बार है और D2 एक बार है। चेक करिए जो D1 है क्या उसकी फीस ग्रेटर देन 1000 है। D2 करा था, इक्वेट था, क्या इसकी फीस ग्रेटर देन 1000 है, नहीं है। तो इस केस में हमें क्या क्या चाहिए, वी नीड 3 थिंग्स हियर इन द आउटपुट, दैट इज one is your P name, then admission date, then fees. Patient name of D1 is Noor. Noor है patient name. Admission date is this one 2021-12-25 and इसके बाद हमें और क्या चाहिए साथ में, that is fees. तो फीस हमारी क्या है, ऊपर वाले टेबल में से हमें लेनी पड़ेगी। द फीस इज 1500। एक हमारा ये रिकॉर्ड यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, दिस वन। नेक्स्ट देख लेते हैं, D1 नाम का एक और रिकॉर्ड था जिसके अंदर हमारे पास जो डेटा है इट वाज लाइक दिस। D1 से ये मैच कर रहा है और इसकी जो फीस है हरमीत इज अ पर्सन और ये एडमिशन डेट है, और D1 की जो फीस है दैट इज ग्रेटर देन 1000। तो इसको भी हम लेंगे, द नेम ऑफ द पेशेंट, द एडमिशन नंबर, द एडमिशन डेट एंड द फीस विल बी गिवन हियर। ठीक है, सो दिस वाज द आंसर ऑफ बी पार्ट। बस इसमें एक नेचुरल ज्वाइन हल्का सा ट्रिकी है जो कि हो सकता है आपने कर भी दिया होगा, अगर आपने कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ा होगा तो थोड़ा सा ट्रिकी है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, डिफरेंशिएट बिटवीन कैंडिडेट की एंड प्राइमरी की इन कंटेक्स्ट ऑफ द रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। तो स्टूडेंट्स ये तो हमने पढ़ा है कि कैंडिडेट की हमारी कौन सी होती है, कोई भी ऐसी की जो कि प्राइमरी की नहीं है। टेबल में कोई भी ऐसी फील्ड जो कि प्राइमरी की सेट नहीं है और उसके अंदर सारे रिकॉर्ड्स यूनिकली आइडेंटिफाई किए जाते हैं तो वो कैंडिडेट की है। और कोई भी ऐसा कॉलम जो सारे रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है टेबल में, दैट इज प्राइमरी की, और उसके अंदर साथ में नो नल वैल्यूज भी ना हो। ठीक है, नो नल वैल्यूज। सेकेंड चीज, डिफरेंस 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप इसमें 2 डिफरेंस इजीली प्रोवाइड करा सकते हैं। दूसरा डिफरेंस ये हो जाता है कि जो हमारा कैंडिडेट की होती है वो एक से ज़्यादा हो सकती है, लेकिन टेबल के अंदर प्राइमरी की सिर्फ एक ही होती है। ओ सॉरी, यहाँ पे आपका कैंडिडेट की आएगा,
यहाँ पे है देयर कैन बी मोर देन वन कैंडिडेट की इन अ टेबल, एंड यहाँ पे जो प्राइमरी की है दैट कैन बी ओनली वन इन अ टेबल। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसी का और पार्ट है, टेबल प्लेयर इज गिवन टू यू। ठीक है, उसके अंदर आपके क्वेश्चंस हैं, दो पार्ट हैं। आइडेंटिफाई एंड राइट द नेम ऑफ द मोस्ट अप्रोप्रिएट कॉलम फ्रॉम द गिवन टेबल प्लेयर दैट कैन बी यूज्ड एज द प्राइमरी की। इस टेबल में से कौन से कॉलम को हम प्राइमरी की सेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास टेबल है, इसमें हमारे पास तीन फील्ड्स हैं, पी नंबर, नेम एंड स्कोर। ध्यान से चेक करें तो इसके अंदर सारी वैल्यूज यूनिक हैं। ठीक है, लेकिन कौन जो नेम है और स्कोर है उसमें रिपीटेड वैल्यू भी आ सकती हैं, लेकिन पी नंबर सब बच्चों का अलग अलग होगा। तो इसके लिए हम किसको सेट करेंगे, प्राइमरी की, पी नंबर द फील्ड विल बी सेट एज द प्राइमरी की। ठीक है, नेक्स्ट इसने क्या पूछा हमसे, नेक्स्ट द क्वेश्चन इज डिफाइन द टर्म डिग्री इन द रिलेशनल डेटा मॉडल, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द टेबल प्लेयर। इस टेबल की डिग्री कितनी है और डिग्री होती क्या है। डिग्री होती है स्टूडेंट्स टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स इन द टेबल। एक टेबल में जितने नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं वो उस टेबल की डिग्री कहलाती है। और प्लेयर्स टेबल की बात करें तो इसमें तीन कॉलम है, पी नंबर, नेम एंड स्कोर। सो द डिग्री ऑफ दिस टेबल विल बी 3। अंडरस्टूड। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 7। अब आते हैं सेक्शन बी, 8th क्वेश्चन पे। राइट द डेफिनेशन ऑफ अ यूजर डिफाइंड फंक्शन पुश एनवी। इसमें आपने n एज अ पैरामीटर को पास किया है, which accepts a list of strings in the parameter n and pushes all the strings which have no vowels present in it into a list named no vowel। क्या कह रहे हैं, आपने एक फंक्शन बनाना है push nv के नाम से, जिसमें आप लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स को पास करेंगे। लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स को आपने n में डाला हुआ है और n को आपने एज अ पैरामीटर पास किया, और उसमें उन स्ट्रिंग्स को पुश करेंगे जिनमें वोवल्स प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, और pushes all strings which have no vowels present in it, जो भी वोवल्स उसमें प्रेजेंट नहीं है उसको एक न्यू लिस्ट में ऐड ऑन करना है जो कि नो वोवल नाम से है। तो ये लिस्ट हमें बिल्कुल एम्प्टी लिस्ट सबसे पहले क्रिएट करनी पड़ेगी नो वोवल के नाम से। ठीक है, आते हैं इसके आंसर पे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, नो वोवल के नाम से एक एम्प्टी लिस्ट को क्रिएट कर लिया। नेक्स्ट इन द क्वेश्चन आई एम हैविंग द नेम ऑफ द फंक्शन एज पुश एनवी। दिस इज द नेम ऑफ माई फंक्शन, n is passed as an argument। n को हमने एज आर्ग्यूमेंट पास किया, पुश nv फंक्शन बनाया, एंड हमने इसमें क्या करना है कि वोवल्स प्रेजेंट ना हो। तो एक एक करके सारी वैल्यूज को चेक करना पड़ेगा। हमने कहा फॉर i इन n, n के अंदर क्या स्टोर्ड है, n मेरी एक ऐसी लिस्ट है, इसको हमने यूजर से डलवाना है मेन में। ये एक ऐसी लिस्ट है जिसमें मेरे कुछ नेम स्टोर्ड है। ठीक है, वो कोई भी नाम हो सकता है, जैसे कि इसमें नेम हो गया मेरा नेहा। ठीक है, उसके बाद मेरा नेक्स्ट नेम हो गया सपोज रिया, और कोई और नेम भी हो सकता है। ठीक है, फॉर आई इन एन, तो आई के लिए फर्स्ट वैल्यू क्या होगी, जो मेरा फर्स्ट वर्ड होगा, तो वो मैंने ले लिया। अब मुझे उसमें चेक करना है कि उसमें वोवल्स प्रेजेंट ना हो, और अगर वोवल्स प्रेजेंट नहीं है तो मुझे उसे नो वोवल नाम की लिस्ट के अंदर ऐड कराना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसके लिए मुझे फॉर लूप लगाया एक एक वर्ड को एक्सेस करने के लिए। इफ स्टेटमेंट लगाएंगे, इफ ए ई आई ओ यू, क्योंकि वोवल्स मेरे पास 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, वो कैपिटल और स्मॉल किसी में भी हो सकते हैं, इसलिए दोनों देने पड़ेंगे। इफ स्मॉल ए ई आई ओ यू एंड कैपिटल ए ई आई ओ यू, अगर ये आई में नहीं है, पहले केस में आई मेरा क्या है, नेहा, अगर इसमें नहीं है तो ये जो वर्ड है आई, ये जो आई है वो किस में अपेंड हो जाए, नो वोवल नाम की लिस्ट में, जो कि मैंने एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करी हुई है। लेकिन अगर ऐसा है कि उसमें वोवल है तो उस केस में वो नेहा को इसमें ऐड नहीं करेगा। तो फर्स्ट पार्ट में आपको इतना ही करना था कि आपको पुश एनवी नाम से फंक्शन बनाना था, जिसमें एन में आपने लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग को पास किया हुआ है, और उन सब स्ट्रिंग्स को पास किया हुआ है जिनमें आपने क्या करना है, उन सब स्ट्रिंग्स को पुश करना है नो वोवल नाम की लिस्ट के अंदर जिसमें कि वोवल्स नहीं है। ठीक है, तो नो वोवल नाम की जो लिस्ट है इसमें ऐसे नेम्स होंगे, ऐसी स्ट्रिंग वैल्यूज होंगी जिनमें वोवल्स नहीं है। ठीक है, ये था आपका। इसके बाद इसी में 3 मार्क्स में इन्होंने यहाँ पे इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये 1.5 का हो गया और दूसरा भी आपका 1.5 का हो गया। अब ये नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू इनपुट 5 वर्ड्स
एंड पुश देम वन बाय वन इनटू अ लिस्ट नेम्ड ऑल। यूजर से एंट्री कराइए 5 वर्ड्स की और उसे ऑल नाम की लिस्ट में ऐड ऑन करा दीजिए। उसके बाद प्रोग्राम शुड देन यूज द फंक्शन पुश एनवी, जो हमने ऊपर पुश एनवी फंक्शन बनाया ना, प्रोग्राम उसको यूज करे ताकि वो स्टैक ऑफ वर्ड्स बना सके इन द लिस्ट नो वोवल, सो दैट इट स्टोर्स ओनली दोज वर्ड्स व्हिच डू नॉट हैव वोवल प्रेजेंट इन इट। वो जो ऊपर हमने फंक्शन बनाया था पुश एनवी नाम से, वो तो एज इट इज रहेगा, क्योंकि उसमें हमने क्या करना है, जो हमारी लिस्ट ऑल बनी है जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स आए हैं, उसमें से नो वोवल नाम की लिस्ट में उन वर्ड्स को डलवाना है जिसमें कि वोवल ना हो। ठीक है, उसके बाद जो नो वोवल के अंदर हमने डलवा दिए उन सारे वर्ड्स को फिर हमने पॉप आउट कराना है, और जो भी पॉप्ड वर्ड आ रहा है उसे डिस्प्ले कराना है, और अगर स्टैक एम्प्टी हो चुकी है तो वहाँ पे हमने एक मैसेज दे देना है एम्प्टी स्टैक। ठीक है, तो ऊपर जो हमने पुश एनवी फंक्शन बनाया उसे हम एज इट इज बनाएंगे, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें मेन में एक ऑल नाम से लिस्ट बनानी पड़ेगी। ये हमने मेन में ऑल नाम से लिस्ट बना दी। अब हमें देखिए यहाँ पे क्या करना है, 5 वर्ड्स को इनपुट कराना है। 5 वर्ड्स को इनपुट कराना है तो लूप चलाना पड़ेगा फॉर आई इन रेंज 5। यहाँ दे देंगे फॉर आई इन रेंज 5 n इज इक्वल टू इनपुट एंटर अ वर्ड। तो यूजर से वो 5 बार वर्ड को लेगा और जो भी वो वर्ड लेगा उसे ऑल नाम की एम्प्टी लिस्ट में अपेंड कराता जाएगा। लिस्ट में जो भी हमने चीज़ लास्ट में डलवानी हो अपेंड फंक्शन का यूज़ करते हैं, ये हमने डलवा दिया, तो ये हमारा सारा मेन पार्ट हो गया। ठीक है, अब हमने इसमें वर्ड डलवा दिया। अब हमने क्या करना है, इसमें जो हमने इसमें वर्ड डलवाए हैं इसमें से ऐसे वर्ड्स जिनमें की वोवल नहीं है वो हमने नो वोवल नाम की लिस्ट में डलवाना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें पुश फंक्शन में जाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, पुश फंक्शन को कॉल किया। पुश एनवी हमारा फंक्शन था, यहाँ पे मेरी लिस्ट का नाम ऑल है तो मैंने यहाँ पे ऑल को पास कर दिया। जैसे ही फंक्शन कॉल हुआ ये अपने डेफिनेशन पार्ट पे जाएगा, यहाँ पे आया। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ था कि आपको पैरामीटर n पास करना है और मैंने नीचे मेन में ऑल दिया हुआ है, यानी कि ऑल के अंदर मैंने जो भी स्ट्रिंग्स या वर्ड्स दिए हैं वो सारे n के पास आ गए। वन बाय वन फोर लूप की हेल्प से हम एक एक वर्ड को चेक करेंगे फॉर आई इन n। अगर उसमें ए स्मॉल ए ई आई ओ यू या कैपिटल ए ई आई ओ यू नहीं है तो वो नो वोवल नाम की लिस्ट में अपेंड हो जाए। ठीक है, ये चीज़ हमने कर दी। उसके बाद अपेंड करा दिया, उसने कहा अब आप नो वोवल लिस्ट में से डिलीट करो और अगर एम्प्टी हो जाए तो एम्प्टी स्टैक मैसेज को प्रिंट कराओ। तो डिलीट करने के लिए पॉप फंक्शन बनाएंगे, डेफ पॉप एन, अगेन मेरी लिस्ट है, जो भी डेटा मेरा ऑल नाम की लिस्ट में था वो सारा एन में है। पॉप नाम की हमने वो बनाई, फंक्शन बनाया। चेक करेंगे जो हमारी लिस्ट है वो एम्प्टी तो नहीं है। अगर हमारी लिस्ट एम्प्टी नहीं है, सॉरी लिस्ट एम्प्टी है, तो उस केस में हम कहेंगे स्टैक इज एम्प्टी। ठीक है, और 0 रिटर्न करा देंगे। ठीक है, लेकिन अगर लिस्ट एम्प्टी नहीं है तो हम उसमें से पॉप आउट कराएंगे टॉप मोस्ट एलिमेंट और हम कहेंगे डिलीटेड एलिमेंट इज एन डॉट पॉप। एन मेरी लिस्ट का नाम है, यहाँ पे हमने रिटर्न 0 दे दिया, यहाँ पे हमने रिटर्न 1 दे दिया। ठीक है, अब इसके बाद हमने यहाँ पे मेन में एक वाइल लूप लगाया था। अच्छा, मेन में हमने ऑल लिस्ट बनाई थी, फॉर लूप चलाया था, पुश फंक्शन को कॉल किया था। पुश फंक्शन की डेफिनेशन हो गई। पुश फंक्शन की डेफिनेशन को ख़त्म करने के बाद ये डायरेक्ट पॉप पे नहीं आएगा। ये ख़त्म करने के बाद जो आपके प्रोग्राम का कंट्रोल है वो कहाँ पहुँचेगा, वाइल लूप पे, वाइल ट्रू ए इज इक्वल टू पॉप नो वोवल। पॉप फंक्शन को यहाँ से कॉल किया और इसके अंदर पैरामीटर पास किया है नो वोवल नाम से। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे पॉप फंक्शन में जाते हैं। पॉप फंक्शन में हमने यहाँ पे n को पास किया एंड यहाँ पे हमने दिया कि अगर हमारी जो लिस्ट है वो ऑलरेडी एम्प्टी है तो शो कर दे स्टैक इज एम्प्टी, 0 रिटर्न कर दे, नहीं तो डिलीटेड एलिमेंट को शो करके 1 रिटर्न कर दे। अब अगर वहाँ पे एम्प्टी है तो हमें क्या प्रिंट कराना है, स्टैक एम्प्टी। तो जब हमने पॉप कराया तो इस केस में हमने क्या दिया कि इफ a इक्वल्स टू 0, अगर वहाँ से रिटर्न हो गया हमारे पास a में वैल्यू 0 आती है, 0 का मतलब है स्टैक इज एम्प्टी, तो उसने ब्रेक कर देना है और वहीं पे उसने क्या प्रिंट कर देना है, स्टैक इज एम्प्टी। अंडरस्टूड। यहाँ पे एक चीज़ रह गई, यहाँ पे आप क्या करेंगे, a इज इक्वल टू पॉप ऑल ले लेंगे। ठीक है, यहाँ हमने मेन में ऑल दिया हुआ है, ऑल नाम से अपनी एक लिस्ट बनाई हुई है, तो आप यहाँ पे ऑल ले लेंगे क्योंकि ऑल के अंदर सारे एलिमेंट्स हैं जो उसमें डल चुके हैं
और जब आप उसमें पास करेंगे तो n नाम से पैरामीटर पास हो रहा है तो वो सारी वैल्यूज n में चली जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं इसके और पार्ट पे। ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोग्राम है फॉर द 3 मार्क्स क्वेश्चन, और जनरली जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है उसमें एक ही, जो हमने सैम्पल पेपर में देखा, एक क्वेश्चन आता था, लेकिन यहाँ इन्होंने 1.5 मार्क्स के क्वेश्चन दो पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड करके दिए हुए हैं, जो कि टोटल 3 का कॉम्बिनेशन है। तो थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, सोच समझ के आपको एक बार इसको क्वेश्चन को एक दो बार रीड करके फिर इसको करना होगा। ठीक है, तो आई नो कि आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल रहा होगा। यानी कि इसने इसमें क्या किया था कि अगर आप इसके अंदर देखिए, यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखा है, अगर आपने ऑल नाम की लिस्ट में इस तरह से इनपुट कराया है ड्राई, लाइक, रिदम, वर्क और जिम, अगर आपने ये इनपुट कराया है, टॉप से होता डिलीट, तो नो वोवल के अंदर तो क्या हुआ था, पुश हुआ था, ऐसे वर्ड्स पुश हुए थे जिसमें कि वोवल नहीं है, तो ड्राई, रिदम और जिम ये पुश हुए थे, ये पुश फंक्शन का काम था। और इसका आउटपुट कैसे आए, टॉप से होता जाए, तो जिम, रिदम, ट्राई, सबसे पहले जिम निकला, फिर रिदम, फिर ट्राई, फिर लास्ट में स्टैक एम्प्टी हो गई, तो आप एम्प्टी स्टैक भी लिखवा सकते हो, क्वेश्चन में जो दिया वही लिखवाओ। अभी हमने यहाँ स्टैक इज एम्प्टी लिखा हुआ है, क्वेश्चन में एम्प्टी स्टैक लिखा हुआ है, तो आप एम्प्टी स्टैक लिखवाइए। ठीक है, अब इसके और पार्ट पे आते हैं। राइट अ डेफिनेशन ऑफ अ यूजर डिफाइंड फंक्शन पुश 3_5 perimeter passed is n which accepts a list of integers in the perimeter n। पहले वाले क्वेश्चन में जो हमने पुश nv नाम से फंक्शन बनाया था उसमें भी n पैरामीटर पास किया था, उसमें लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग था, इसमें लिस्ट ऑफ इंटीजर है। और कौन से इंटीजर्स को पुश कर रहा है, विच आर डिविजिबल बाय 3 और डिविजिबल बाय 5। ठीक है, और उनको किस लिस्ट के अंदर डलवा रहा है, ओनली 3_5 नाम की लिस्ट के अंदर डलवा रहा है। पुश फंक्शन में तो सारे एलिमेंट्स को एंटर करा दिया, और ओनली 3_5 में सिर्फ उनको एंटर कराया जो कि 3 और 5 से डिविजिबल है। ठीक है, तो जैसे ऊपर के फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन था वैसे ही है, उसमें स्ट्रिंग के लिए कंडीशन थी कि वोवल ना हो, इसमें कंडीशन है कि 3 और 5 से डिविजिबल हो। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमने वो सारा डेटा इस लिस्ट में डलवाना है ओनली 3_5 में। तो इसको इस लिस्ट के नाम से, इस नाम से हमने एक लिस्ट बना ली जिसमें कोई डेटा नहीं है, इट्स एन एम्प्टी लिस्ट। ठीक है, अब क्या कराना है, पुश कराना है 3_5 n। अब n के अंदर हमारी कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, ये मेन में हम यूजर से इनपुट करा सकते हैं। इसने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है इसने, विच एक्सेप्ट्स अ लिस्ट ऑफ इंटीजर्स, एक्सेप्ट कर रहा है, इट मीन्स यूजर से एंटर करा रहे हैं, तो आप मेन में एक लिस्ट का नाम लेके और यूजर से इनपुट करा सकते हो, a इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर द लिस्ट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, एंटर द इंटीजर्स, और फोर लूप लगा लो, कितने आपको इंटीजर्स डलवाने हैं, 3 डलवाने हैं, 4 डलवाने हैं, 5 डलवाने हैं, 5 डलवा लो, उससे आपको इजीली पता लग जाएगा। कैसे करेंगे, जैसे हमने ये ऊपर बनाया है ना, ये जो हमने यहाँ फोर लूप बनाया है, देखो फॉर आई इन रेंज 5 की है, यहाँ पे आप अपनी लिस्ट का नाम ले लो, फॉर आई इन रेंज 5 कर दो, n इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर एन इंटीजर, और उसमें उस नंबर को क्या कर दो, ऐड कर दो। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, कौन से पुश करने हैं, विच आर डिविजिबल बाय 3 और 5। तो हम इस पे जाते हैं, अब हमने पुश करना है, द नेम ऑफ माई फंक्शन इज पुश 3_5 n एज अ पैरामीटर पास कर दिया। ये जो हमारी n है, इसकी वैल्यूज हमें कहाँ से मिलेंगी, मेन में देखिए हमने यहाँ पे एक नम नाम की क्या बनाई है। अच्छा, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स, उसमें हमें सिर्फ पुश कराना है। यहाँ पे आते हैं, ये देखिए पुश 3_5 के नाम से हमने एक अपना फंक्शन बना दिया, और n इज माई पैरामीटर, n के अंदर कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 4 5, एनी इंटीजर वैल्यू। फॉर i इन n, पहली वैल्यू, देन सेकंड वैल्यू, देन थर्ड वैल्यू, इस तरह से चेक करेगा। अगर वो वैल्यू 3 से पूरी डिविजिबल है, यानी कि i मॉडुलस 3 इक्वल्स टू 0 है, या मॉडुलस 5 इक्वल्स टू 0 है, अगर वो नंबर 3 या 5 से डिविजिबल है, दोनों में से किसी में से एक में भी, तो वो नंबर जो आई है वो किस में अपेंड हो जाए, ओनली 3_5 नाम की लिस्ट में क्या हो जाए, अपेंड हो जाए। यही लिखा हुआ है, ऑल दोज इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाय 3 और 5 फ्रॉम द लिस्ट n इनटू अ लिस्ट नेम्ड ओनली 3_5, n से वो किस में चले जाए, इसमें चले जाए। ठीक है, ये हुआ हमारा फर्स्ट पार्ट। इसका सेकेंड पार्ट में क्या कहता है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट द 5 इंटीजर्स। ऊपर वाले में 5 वर्ड्स को इनपुट कराया था, इसमें 5 इंटीजर्स को इनपुट करा रहा है। लिस्ट का नाम क्या है, नम।
फिर उसमें पुश 3_5 फंक्शन को यूज किया गया है ताकि इस लिस्ट के अंदर उन एलिमेंट्स को डलवाया जा सके जो कि 3 और 5 से डिविजिबल हैं। उसके बाद इसमें से पॉप आउट कराना है और एम्प्टी हो जाए तो स्टैक एम्प्टी डिस्प्ले कराना है। बिल्कुल ऊपर जैसे क्वेश्चन है वैसे ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है एट द स्टूडेंट लेवल। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसमें हमने पुश फंक्शन तो वही करना है, तो उसकी कोडिंग हमने कॉपी पेस्ट कर दी यहाँ पे, सेम एज इट इज यहाँ हमने लिख दिया। ठीक है, पॉप कराना है वो बाद में कराएंगे, पहले मेन पे आते हैं। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, एक लिस्ट बनानी है नम के नाम से। इस लिस्ट के अंदर 5 इंटीजर्स को इनपुट कराना है। तो सबसे पहले एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट की, 5 इंटीजर्स को इनपुट कराना है, तो यहाँ पे जो लूप चलेगा फॉर आई इन रेंज 5 चलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद नंबर्स को इनपुट कराना है, एक वेरिएबल ले लिया n इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर अ नंबर। और जो नम नाम की एम्प्टी लिस्ट है इसमें n को हमने क्या कराना है, अपेंड कराना है। करा दिया इसके अंदर। तो इस नम नाम की लिस्ट में अब हमारे पास कितने इंटीजर्स आ गए, 5 इंटीजर्स आ गए। ठीक है, अब जब इसके अंदर 5 इंटीजर्स आ चुके हैं तब क्या होगा इसमें, उसके बाद हमें क्या कराना है, इसमें पुश कराना है। तो पुश कराने के लिए हमने इस फंक्शन को कॉल किया और जो नम लिस्ट के अंदर हमारे पास जो 5 एलिमेंट हैं उनको हमने पैरामीटर में पास कर दिया, आर्ग्यूमेंट में पास कर दिया। ये जाते हैं पुश नाम के फंक्शन की डेफिनेशन पे, चेक करते हैं जो भी 5 एलिमेंट यूजर ने पास किए हैं, एक एक करके चेक कर रहे हैं क्या वो 3 और 5 से डिविजिबल हैं। अगर वो 3 से डिविजिबल है या 5 से डिविजिबल है या दोनों से डिविजिबल है तो उस एलिमेंट को इस ओनली 3_5 जो कि हमारी एम्प्टी लिस्ट थी इसके अंदर डलवा दिया। ठीक है, ये काम हो गया। इसके बाद क्वेश्चन में क्या कहा गया था, पॉप करिए हर इंटीजर को लिस्ट में से। ये वाली लिस्ट आई थी, जैसे इसके अंदर 3 और 5 से डिविजिबल वाले नंबर आ गए, इसमें से एलिमेंट्स को पॉप करो और जब लिस्ट एम्प्टी हो जाए तो मैसेज डिस्प्ले करो स्टैक इज एम्प्टी। अब हमें पॉप फंक्शन पे काम करना है, n इज द नेम ऑफ माई लिस्ट। अगर मेरी लिस्ट पहले से एम्प्टी है तो मैं क्या कहूँगी, स्टैक इज एम्प्टी रिटर्न 0। लेकिन अगर नहीं है तो मैं एक एक करके पॉप फंक्शन की हेल्प से डिलीट कराऊंगी। आई विल से डिलीटेड एलिमेंट इज n डॉट पॉप, और इस केस में मैंने 1 को रिटर्न करा दिया। यहाँ 1 और 0 का क्या यूज है, जब पॉप फंक्शन 0 रिटर्न करेगा तो मैंने यहाँ पे एक लूप चलाया हुआ है वाइल लूप, वाइल ट्रू a इज इक्वल टू पॉप ओनली 3 5। तो मैंने यहाँ पे पॉप फंक्शन में जो आर्ग्यूमेंट पास किया वो क्या है, मेरी वो लिस्ट जिसमें ऐसे इंटीजर्स हैं जो 3 या 5 से डिविजिबल है। ठीक है, जब मैंने इसको एज अ आर्ग्यूमेंट पास किया, ऊपर जाके इसके फंक्शन की डेफिनेशन में गए तो उसने क्या किया, पॉप आउट करना स्टार्ट कर दिया एक एक करके, और रिटर्न होके जब उसके सारे एलिमेंट्स रिटर्न हो गए तो उसके पास स्टैक एम्प्टी हो गई, उसके पास यहाँ आ गया 0। ठीक है, तो जब उसके पास 0 आ गया तो उसने क्या कह दिया, ऊपर ही कह देगा, जैसे ही उसके पास एम्प्टी हो गई स्टैक तो ऊपर ही कह देगा स्टैक इज एम्प्टी। ठीक है, यहाँ कह देगा। फिर इसके बाद इसने 0 को रिटर्न किया, यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, 0 आ गया। अब मैंने कहा अगर a मेरा 0 है तो क्या कर दे, ब्रेक कर दे कि मुझे लूप से बाहर आना है, प्रोग्राम से बाहर आना है। ठीक है, so this is the way you have to create the push function, pop function, and इसके अलावा हमने यहाँ पे मेन में कुछ स्टेटमेंट्स को लिखना था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन भी है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन भी है। अगर आपने इन स्टेटमेंट्स के आसपास लिखा है, चांसेस कि आपके मार्क्स लीनियंसी इसमें थोड़ी सी तो करेंगे, थोड़ा बहुत इसमें मार्क्स आपके एडजस्ट हो सकते हैं। 9th क्वेश्चन पे आते हैं। An SQL table item contains the following columns: item number, item name, quantity, price and discount. Write the SQL command to remove the column discount from the table. ये मेरे पास टेबल है आइटम्स, इसमें कुछ मेरे पास फील्ड्स हैं, इसमें से डिस्काउंट टेबल को मुझे क्या करना है, रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए हमारी कौन सी कमांड होती है, ऑल्टर कमांड। ऑल्टर टेबल आइटम्स ड्रॉप डिस्काउंट, जो भी हमें कॉलम डिलीट करना है उसका नाम, और उससे पहले कौन सी कमांड, ड्रॉप कमांड। ठीक है, इस तरह से करना है। सेकेंड पार्ट पे आते हैं। कैटेगराइज द फॉलोइंग एसक्यूएल कमांड्स इनटू डीडीएल एंड डीएमएल। तो डीडीएल कमांड्स की बात करें तो मेरी क्रिएट कमांड और ड्रॉप कमांड ये मेरी डीडीएल कमांड्स हैं, और अपडेट और इंसर्ट मेरी कौन सी कमांड्स हैं, डीएमएल कमांड्स हैं। ठीक है, डीडीएल एंड डीएमएल, अंडरस्टूड। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 10. Rohan is learning to work upon relational database management system application. Help him to perform the following task.
अब सबसे पहला काम है टू ओपन द डेटाबेस नेम्ड लाइब्रेरी। लाइब्रेरी नाम के डेटाबेस को ओपन करना है, वेरी इजी। किसी भी डेटाबेस को ओपन करना है या यूज करना है तो आर कमांड विल बी यूज कमांड, यूज एंड देन द नेम ऑफ द डेटाबेस। सेकेंड है टू डिस्प्ले द नेम्स ऑफ ऑल द टेबल्स स्टोर्ड इन द ओपन डेटाबेस। टेबल्स की लिस्ट को चेक करना है तो हमारे पास क्या कमांड हुई, शो टेबल्स, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्प्ले द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल बुक्स एग्जिस्टिंग इन द ऑलरेडी ओपन डेटाबेस लाइब्रेरी। लाइब्रेरी डेटाबेस अभी यूज किया, इसमें से जो बुक्स नाम की टेबल है उसका स्ट्रक्चर चेक करना है। स्ट्रक्चर मतलब उसमें कौन कौन सी फील्ड्स हैं, क्या उनका डेटा टाइप है, कोई कंस्ट्रेंट लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। तो उसके लिए हमारी कमांड होती है DESC और स्पेस हमारी टेबल का नाम दैट इज बुक्स। तो DESC बुक्स इज आर कमांड, ठीक है। आते हैं वापस क्वेश्चन नंबर सेक्शन सी पे, क्वेश्चन नंबर 11। राइट द SQL क्वेरीज फॉर A to D बेस्ड ऑन द टेबल पैसेंजर एंड फ्लाइट। दो टेबल है हमारे पास, पैसेंजर एंड फ्लाइट, और इनके बेसिस पे हमने क्या करना है, क्वेरीज का आउटपुट देना है। तो क्वेरीज का आउटपुट देना है तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, इसको 2 पेजेस में कर लेते हैं, थोड़ा सा क्लियरली विजिबल हो जाएगा। ओके, यहाँ पे देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, राइट अ क्वेरी टू चेंज द फेयर टू 6000 ऑफ द फ्लाइट हुज फ्लाइट नंबर इज F104। इस केस में हमें क्या करना है, फेयर को अपडेट करना है 6000 से। जिसका जो फ्लाइट नंबर है F104 है उसके फेयर को क्या करना है, 6000 करना है। तो यहाँ पे देखते हैं 104 हमारा ये वाला है, इसका फेयर 4500 है, इसको करना है हमें 6000। तो जब भी चेंजेस करने होते हैं डेटा पे तो हमारी कौन सी कमांड होती है स्टूडेंट्स, अपडेट कमांड। अपडेट टेबल नेम इज फ्लाइट, अपडेट फ्लाइट, क्या सेट करना है, फेयर इज इक्वल टू 6000 वेयर एफ नंबर इज F104। तो ये मेरी कमांड हो गई, अपडेट फ्लाइट सेट फेयर इज इक्वल टू 6000, जहाँ पे जो मेरा एफ नंबर है दैट इज F104। अल्फा न्यूमेरिक डेटा है इसलिए हमने इसको कोट्स में प्रोवाइड किया क्योंकि इसमें अल्फाबेट भी है और नंबर भी है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पे आते हैं, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले द टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल पैसेंजर्स। मेल और फीमेल पैसेंजर्स कितने हैं, यानी कि एक तरह से हमें काउंट करने हैं। तो पैसेंजर्स नाम के टेबल में जाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए मेल्स 2 हैं, फीमेल्स 2 हैं। क्या क्या चाहिए हमें, टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल पैसेंजर्स। तो हम क्या करा लेते हैं, जेंडर और उसका काउंट डिस्प्ले करा लेते हैं। तो हमने क्या कहा, सिलेक्ट जेंडर कॉमा काउंट स्टार, टेबल नेम इज पैसेंजर, ग्रुप बाय जेंडर कर दिया। जब आप इस कमांड को देंगे तो आपके पास जेंडर में पहले मेल आ गया, उसका काउंट आ जाएगा 2, फिर फीमेल आएगा, उसका भी काउंट आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज राइट द क्वेरी टू डिस्प्ले द नेम कॉरेस्पॉन्डिंग फेयर एंड एफ डेट। नेम इस टेबल में है और फेयर और एफ डेट हमारा ऊपर वाली टेबल में है, दैट इज फ्लाइट टेबल, ठीक है। कंडीशन है हु हैव अ फ्लाइट टू स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली, जिनकी फ्लाइट जो है दिल्ली से स्टार्ट होती है। तो दिल्ली वाली हमारी कौन कौन सी हैं, ये 2 हैं, ठीक है। नेम फेयर एंड एफ डेट, नेम फेयर एंड एफ डेट। तो डिस्प्ले कराना है तो कौन सी कमांड होगी हमारी, सेलेक्ट कमांड, नेम कॉमा फेयर कॉमा एफ डेट, ये लिख दिया। नेम फेयर एफ डेट फ्रॉम पैसेंजर कोमा फ्लाइट, क्योंकि नेम जो है वो पैसेंजर नाम की टेबल में है और फेयर और एफ डेट हमारा फ्लाइट नाम की टेबल में है। दोनों टेबल में से डेटा दे रही हैं तो कॉमन फील्ड को मैच कराना पड़ेगा। वेयर, यहाँ पे देखिए कौन सी ऐसी फील्ड है जो कॉमन है, इसके अंदर भी एफ नंबर है और जो फ्लाइट नाम की हमारी टेबल है उसमें भी एफ नंबर है, तो दोनों को इक्वेट कराना पड़ेगा। वेयर पैसेंजर डॉट एफ नंबर इज इक्वल टू फ्लाइट डॉट एफ नंबर, ये हमने यहाँ पे दे दिया। और एक और कंडीशन इसने यहाँ पे दी थी, कंडीशन इक्वालिटी वाली भी देनी है और दूसरी भी देनी है कि स्टार्ट जो है वो दिल्ली से होनी चाहिए। तो दोनों कंडीशंस देने के लिए और कंपल्सरी कंडीशंस हैं तो इसके लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, एंड लगाना पड़ेगा। तो हेयर आई हैव गिवन वेयर पैसेंजर डॉट एफ नंबर इज इक्वल टू फ्लाइट डॉट एफ नंबर एंड स्टार्ट इक्वल्स टू दिल्ली, ठीक है। फील्ड का नेम स्टार्ट है तो स्टार्ट इक्वल्स टू दिल्ली। और इसमें ना आप ऐसे भी कर सकते हो, पैसेंजर पी कॉमा फ्लाइट एफ, अलाइस नेम दे देते हैं टेबल को, आप ऐसे भी कर सकते हो।
फिर यहाँ आपको पूरा नेम नहीं लिखने की जरूरत पड़ेगी, आप सीधा लिख सकते हो p.f नंबर इक्वल्स टू f डॉट f नंबर। ठीक है, अब आते हैं डी पार्ट पे। राइट अ क्वेरी टू डिलीट द रिकॉर्ड्स ऑफ द फ्लाइट विच एंड एट मुंबई। ऐसी फ्लाइट जिनके एंडिंग जो पॉइंट है, एंडिंग जो सिटी है वो मुंबई है, उनके रिकॉर्ड्स को डिलीट कराना है। ये दो है वैसे हमारे पास, लेकिन अभी क्वेरी लिखनी है। तो डिलीट करने के लिए डिलीट, टेबल का नाम इज फ्लाइट, डिलीट फ्रॉम फ्लाइट वेयर एंड इज इक्वल टू मुंबई। ये हमें कहाँ से पता लगा? एंड है, फील्ड का नेम हमें चेक करना है। ये देखो, ये स्टार्ट लिखा हुआ है, एंड लिखा हुआ है, तो फील्ड का नेम हमें चेक करना है, वहां से लिखना है एंड इज इक्वल टू जो भी आपके क्वेश्चन में सिटी गिवन है। जैसे यहाँ मुंबई है तो हमने यहाँ पे मुंबई लिख दिया। ध्यान रखना कि जो भी आपने क्वेरीज लिखी हो उन सब में सेमी कॉलन हो। कई बार नहीं होता तो हाफ मार्क्स उस चीज़ का कट कर लिया जाता है, बिकॉज ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और प्रॉपरली तभी एग्जीक्यूट होती है जब उसका सिंटेक्स प्रॉपर लिखा जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 इज डिफरेंशिएट बिटवीन बस टोपोलॉजी एंड ट्री टोपोलॉजी एंड ऑल्सो राइट वन एडवांटेज ऑफ ईच ऑफ देम। कंप्यूटर नेटवर्क का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बस टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी में डिफरेंस बताना है। तो बस टोपोलॉजी हमारा लीनियर स्ट्रक्चर में होता है, ट्री टोपोलॉजी में जो हमारी नोड्स होती हैं वो ट्री की फॉर्म में ऑर्गेनाइज होती हैं। जैसे ये हमारी रूट नोड हो गई, फिर इसके नीचे हमारी नोड्स हो गई, ठीक है, फिर इसके नीचे और नोड्स हो गई, इस तरह से। एंड इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार एंड बस टोपोलॉजी। ठीक है, और बस टोपोलॉजी क्या होती है? जो हमारी हर नोड है वो एक सिंगल केबल पे अटैच्ड होती है। ओहो, इस ना, जो हमारी जितनी भी नोड्स हैं वो हमारी सिंगल केबल पे अटैच्ड होती है, जिसे हम बैकबोन भी कहते हैं। जैसे एक नोड हमारी यहाँ अटैच्ड है, एक नोड हमारी यहाँ अटैच्ड है। ठीक है, एडवांटेजेस की बात करें तो ट्री टोपोलॉजी कॉम्बिनेशन होती है बस और स्टार का, और स्टार में आपको पता है किसी भी तरीके से किसी भी नोड को ऐड और डिलीट करना बहुत ईजी होता है, फ्लेक्सिबल होती है टोपोलॉजी। और बस टोपोलॉजी की बात करें तो ये लीनियर स्ट्रक्चर में काम करती है, तो ज़्यादा केबलिंग नहीं, कॉस्ट नहीं लगती, कॉस्ट इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू मैश एंड स्टार टोपोलॉजी, जहाँ पे केबलिंग ज़्यादा बढ़ जाती है और फिर कॉस्ट उसकी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये दोनों की हमारी एडवांटेजेस हैं। इसके बाद है व्हाट इज डिफरेंशिएट बिटवीन HTML एंड XML। HTML और XML के बीच में डिफरेंस बताना है। ठीक है, HTML और XML का अगर हम डिफरेंस देखें स्टूडेंट्स, तो हमारे पास HTML जो है दैट इज हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और जो हमारी XML है दैट इज एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो यहाँ पे हमारे पास इनकी फुल फॉर्म्स हैं। उसके अलावा जो डिफरेंस होता है, HTML जो हमारी लैंग्वेज है वो क्या करती है, जो आपका वेब पेज होता है उसको डिस्प्ले करा के दिखाती है और उसके स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब कराती है, कैसा वो दिखने में होगा, कैसे उसका लुक एंड फील होगा। और XML डेटा को स्टोर और ट्रांसफर करती है। ठीक है, HTML के अंदर अपने कुछ बिल्ट इन टैग्स होते हैं, जैसे HTML है, हेड है, बॉडी है, और XML के अंदर हम यूजर डिफाइंड टैग्स भी बना सकते हैं। ठीक है, अपने आप से कुछ टैग्स को बना सकते हैं। सो दैट इज द यू कैन से एन एडवांटेज ऑफ XML। ठीक है, तो डिफरेंस पूछा गया था, बता दिया। अब इसके बाद द नेक्स्ट थिंग जो हमसे इसमें पूछी गई है स्टूडेंट्स, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? गैलेक्सी प्रोवाइडर लिमिटेड इज प्लानिंग टू कनेक्ट इट्स ऑफिस इन टेक्सास USA विद इट्स ब्रांच एट मुंबई। मुंबई ब्रांच में 3 ऑफिसेज हैं इन द 3 ब्लॉक्स लोकेटेड एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर फॉर डिफरेंट ऑपरेशंस। कौन कौन से ब्लॉक्स हैं? एडमिन, सेल्स एंड अकाउंट्स। एज अ नेटवर्क कंसल्टेंट आपको सजेस्ट करना है बेस्ट नेटवर्क रिलेटेड सॉल्यूशंस फॉर द प्रॉब्लम्स और issues raised in A to D part, keeping in mind the distance between the various locations and their parameters। ठीक है, ये 3 मुंबई ब्रांच की बिल्डिंग्स का नाम दे रखा है, इनके कनेक्शन के लिए डिस्टेंस बता रखा है, और सब में नंबर ऑफ कंप्यूटर्स भी बता रखे हैं। ठीक है, अब इसमें ए पार्ट कहता है, ये MCQ फॉर्म में आ गए, बहुत इजी हैं। इट इज ऑब्जर्व दैट देयर इज अ ह्यूज डेटा लॉस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाटा ट्रांसफर फ्रॉम वन ब्लॉक टू अनदर। सजेस्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट नेटवर्किंग डिवाइस आउट ऑफ द फॉलोइंग, जो कि हम वायर के पास में प्लेस करें कनेक्टिंग वन ब्लॉक ऑफिस विद अनदर टू रिफ्रेश द सिग्नल। बस ये लास्ट लाइन में आंसर छुपा हुआ है इसका, सिग्नल को रिफ्रेश कर सके और फॉरवर्ड कर सके आगे। तो ऐसा नेटवर्किंग डिवाइस जो सिग्नल की स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग कर देता है वो हमारा होता है स्टूडेंट्स रिपीटर। ठीक है, बी पार्ट पे आते हैं। विच हार्डवेयर नेटवर्किंग डिवाइस आउट ऑफ द फॉलोइंग विल यू सजेस्ट टू कनेक्ट ऑल द कंप्यूटर्स विद इन ईच ब्लॉक।
कौन सा नेटवर्किंग डिवाइस आप सजेस्ट करेंगे अगर हमें सारे कंप्यूटर्स को हर ब्लॉक में कनेक्ट करना है? ऑफ कोर्स स्विच करेंगे, ये हमने बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस में किया है। कंप्यूटर नेटवर्क के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे उसमें भी हमने ये चीज़ की थी कि अगर सभी कंप्यूटर्स को हर ब्लॉक में कनेक्ट करना हो तो तब हम उसके अंदर क्या यूज़ करते हैं? स्विच का यूज़ करते हैं। ठीक है। Which service or protocol out of the following will be most helpful to conduct the live interactions of the employees from Mumbai branch and their counterparts in Texas? लाइव इंटरेक्शन कराना है तो वहाँ पे ऑडियो भी चाहिए, तो उस केस में हमारी होगी स्टूडेंट्स VoIP, दैट इज वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। SMTP मेल को ट्रांसमिट करने के लिए होती है, FTP फाइल को ट्रांसफर करने के लिए होती है, PPP पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन यानी कि एक लाइन में कनेक्शन को फॉर्म करने के लिए होती है। तो लाइव इंटरेक्शन के लिए क्या चाहिए? वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है। डी पार्ट कहता है ड्रॉ द केबल लेआउट ब्लॉक टू टू एफिशिएंटली कनेक्ट द 3 ऑफिसेज ऑफ द मुंबई ब्रांच। अब इनकी केबलिंग करनी है हमने, डिस्टेंस देख लेते हैं इनका। एक तो होता है इसमें कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं जिसमें उसको आप बाकी के साथ कनेक्ट कर दो, जैसे कि यहाँ पे एडमिन ब्लॉक में मैक्सिमम कंप्यूटर्स हैं 255, तो इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं एडमिन ब्लॉक को टू द 2 अदर ब्लॉक्स, दैट इज द अकाउंट्स ब्लॉक एंड द सेल्स ब्लॉक। या तो हम ऐसे कनेक्शन कर सकते हैं इसका। ठीक है। दूसरा, अगर हम इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को देखें तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे पास सबसे छोटा डिस्टेंस क्या है? सेल्स से अकाउंट्स का 175, सेल्स से लेके अकाउंट्स का है हमारा 175, ये हो गया। और नेक्स्ट आपका क्या है? एडमिन टू सेल्स हो गया हमारा 300, तो ये एडमिन से सेल्स हमारा हो गया 300। तो ये दोनों आपके प्रेफरेबली लेआउट हो सकते हैं फॉर कनेक्शन, वन जिसके अंदर आपका डिस्टेंस छोटा आ रहा है और दूसरा ऐसी कोई भी नोड जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं उसे हम बाकी नोड्स के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, सारे क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर लिया। दिस वाज ऑल अबाउट द क्वेश्चन आंसर्स। 13 क्वेश्चंस थे, वन बाय वन हमने सबको डिस्कस किया। अब इस वीडियो को चेकआउट करने के बाद आई थिंक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है ना, तो थोड़ा सा आइडिया तो हो ही जाता है एक बार आंसर्स देख के। कुछ क्वेश्चंस इसमें थे, ट्रिकी थे, जो कि हमने कुछ सैम्पल पेपर्स वगैरह में नहीं देखे थे, जैसे कि अवेलेबल नहीं थे, लेकिन उससे थोड़ा सा हटके क्वेश्चन आ गया। सो नो प्रॉब्लम, कई बार नई चीज़ें आ जाती हैं, दैट्स ओके, हम नई चीज़ों को भी सीखते हैं वहाँ से। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट द पेपर डिस्कशन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। अब आप 12th क्लास कवर अप कर चुके हैं, आगे अपने देखिए आप किस स्ट्रीम में जाना चाहते हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मिलूंगी विद द न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे एंड प्लीज़ शेयर योर मार्क्स कि आपके कौन कितने कितने मार्क्स बन रहे हैं पर्टिकुलर आपके सेक्शंस में, या आप टोटल भी बता सकते हैं कितने आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और वीडियो को देखने के बाद आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं। 30+ भी आ जाते हैं, दैट वुड बी अ गुड स्कोर। 32, 33, 1 मार्क, हाफ मार्क्स कहीं पे कट जाता है, दैट्स फाइन, ओके। और अगर आपके फुल आ रहे हैं दैट इज, वो तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।